Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365 द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम शुरू करेंगे ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया के बारे में। हमने अभी लास्ट में हमने पढ़ लिया था फ्री लीगल एड तक, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया क्यों न्यूज़ में है? इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल while exercising contempt jurisdiction under administrative tribunals 1985 lies only before Supreme Court, not the High Court। मतलब बोल रहा है कि जो अपील है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपील्स है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लाई करते हैं और हाई कोर्ट में नहीं, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल सिस्टम देखते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स क्या है? क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ है। ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस केस लोड ऑफ जुडिशरी एंड ब्रिंग इन सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ फॉर टेक्निकल मैटर्स, ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ लाना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात आती है तो 323A और 323B। CAT वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर 323A, ठीक है। फिर CAT का जुरिस्डिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस and posts in connection with affairs of union or other authorities under the control of government। तो CAT का jurisdiction कहाँ है? पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विथ यूनियन और अदर अथॉरिटीज़। फिर 2010 में सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट सब्जेक्ट मैटर्स अंडर आर्टिकल 323B आर नॉट एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 323B में जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक्सक्लूसिव नहीं है एंड लेजिस्लेचर्स आर एम्पावर्ड टू क्रिएट ट्रिब्यूनल्स ऑन एनी अदर सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो, जो उनके जुरिस्डिक्शन में 7 शेड्यूल में है। अब जुरिस्डिक्शन कहाँ है? ईच ट्रिब्यूनल इज गिवन स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन टू हियर एंड डिसाइड केसेस विद इन इट्स डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में उनको पावर मिलता है। सम ट्रिब्यूनल्स हैव अपीलिएट जुरिस्डिक्शन ऑल्सो, मीनिंग दे हियर अपील्स फ्रॉम डिसीजंस मेड बाय लोअर अथॉरिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज। अब अपील्स की बात करते हैं तो अपील्स फ्रॉम ट्रिब्यूनल्स लाई विद कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जो ट्रिब्यूनल्स की अपील्स है वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट में लाई करती है। हाउएवर सम लॉ स्पेसिफाइड दैट कुछ अपील्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होंगी। अब डिफरेंस देखते हैं हम ट्रिब्यूनल और कोर्ट का। तो ट्रिब्यूनल क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से स्टैब्लिश हुआ है और कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टैब्लिश हुआ है। जो ट्रिब्यूनल है वो कौन से 42nd अमेंडमेंट 1976 पर एडिंग आर्टिकल 323A और 323B, रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। किसने रिकमेंड किया? स्वर्ण सिंह कमेटी। पर्पस क्या था इसका? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट्स ऑन स्पेसिफिक मैटर्स। और इसका पर्पस क्या है? टू इंटरप्रेट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर जुरिस्डिक्शन एंड गिव डिसीजंस ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और डिसीजन दे देते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस पे। प्रोसीजरल कंप्लाइंस की बात करें तो नॉट बाउंड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर बट गवर्न बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बाउंड बाय प्रोसीजरल कोड, ठीक है। ये वाला जो है बाउंड बाय प्रोसीजरल कोड। मेंबर्स, अ मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट्स विद स्पेशल नॉलेज। इसमें मेंबर्स मिक्स होते हैं, इसमें जुडिशियल ओनली होते हैं। अब पावर्स की बात करें तो लिमिटेड टू लॉज अंडर विच दे आर सेट, ठीक है, लिमिटेड टू लॉज अंडर विच दे आर सेट। और इसका है पावर टू यूज़ ऑल एनेक्टेड लॉज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, ऑल एनेक्टेड लॉज यूज़ करते हैं। फिर बेल की बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। बेल क्या है? रिसेंटली अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जलालुद्दीन खान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस रूल्ड दैट बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। अभी जो रिसेंट केस हुआ था जलालुद्दीन खान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेल एक रूल है और जेल एक्सेप्शन है, इवन इन स्पेशल स्टैट्यूट्स लाइक UAPA 1967। अब कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिनाइंग बेल इज इन डिजर्विंग केसेस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, कि यदि आप बेल डिनाई कर रहे हो तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। अब लीगल प्रोविजंस क्या है बेल की? बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, सेक्शन 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023,
मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड इज 1/2 ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जहाँ मतलब स्पेशली जिस केसेस में बेल हो सकती है, बेलेबल ऑफेंसेस, उसमें मैक्सिमम पीरियड अंडर ट्रायल प्रिजनर को कितना रखना है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड। जैसे मान लो 6 साल का वो है तो आप 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स विल बी गिवन बेल इफ डिटेन्ड ओवर 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यदि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं तो यदि उन्होंने 1/3 से ज़्यादा टाइम रह लिया जेल बेल उसमें अंडर ट्रायल के जैसे, तो उनको बेल देना पड़ेगा। स्पेशल लॉ सच इज पॉक्सो 2012, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ऑल्सो कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ बेल। ठीक है, उनमें भी प्रोविजंस है रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ बेल। फिर फॉर्म्स ऑफ बेल इन इंडिया, तो कौन कौन सी टाइप की बेल होती है? रेगुलर बेल होती है, एंटिसिपेटरी बेल होती है, इंटरिम बेल होती है और डिफ़ॉल्ट बेल होती है। अब रेगुलर बेल देखेंगे, ग्रांटेड टू अ पर्सन ऑलरेडी अरेस्टेड एंड इन पुलिस कस्टडी, तो वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है और पुलिस कस्टडी में है। फिर इंटरिम बेल किसको मिलती है? दैट इज टेम्पररी बेल इज ग्रांटेड बिफोर हियरिंग फॉर रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल। तो रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग के पहले हो जाती है। फिर एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? प्रिकॉशनरी बेल होती है, इज ग्रांटेड बिफोर द अरेस्ट ऑफ अ नॉन बिलेबल ऑफेंस, तो बिफोर द अरेस्ट ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंस। फिर उसके बाद डिफॉल्ट बेल क्या होती है? ग्रांटेड व्हेन पुलिस फेल टू फाइल अ चार्जशीट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। फिर मेजर्स टेकन फॉर बेल, तो इसमें कौन कौन से? सबसे पहले प्लिया बार्गेनिंग है, एनेबल्स प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन डिफेंडेंट एंड प्रोसिक्यूशन, तो प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है इसमें। इन सेक्शन 290 ऑफ BNSS, सेक्शन 290 है, प्लिया बार्गेनिंग हैज़ बीन मेड टाइम बाउंड एंड एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब ये क्या सिर्फ अप्लाई करता है ऑफेंसेस को पनिशेबल अप टू 7 days ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो सिर्फ 7 days ऑफ इम्प्रिजनमेंट तक के लिए है, विद फर्दर रिस्ट्रिक्शंस एक्सक्लूडिंग केसेस इन्वॉल्विंग क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब ई प्रिजनर सॉफ्टवेयर है, फैसिलिटेट स्टेट अथॉरिटीज़ टू एक्सेस डाटा ऑफ इनमेट्स इन एफिशिएंट मैनर, तो ये क्या करता है? डाटा एक्सेस करना इनमेट्स का इन एफिशिएंट मैनर। रिलेटेड न्यूज़ में 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बार ऑन एंटिसिपेटरी बेल under section 18 of SC and ST Prevention of Atrocity Act 1989 is not applicable unless a prima facie case exists is made out against the accused। मतलब क्या बोल रहा है कि बार ऑन एंटिसिपेटरी बेल, क्या है? बार था पहले, मतलब एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते थे, तो उसके अगेंस्ट जजमेंट आया कि एप्लीकेबल नहीं है अनलेस एक एविडेंस हो आपके पास, प्राइमा फेसिया केस हो। ठीक है। फिर सेक्शन 18 स्टेट्स दैट सेक्शन 438 ऑफ CRPC विच प्रोवाइड्स फॉर एंटिसिपेटरी बेल शेल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू केसेस इन्वॉल्विंग द ऑफेंस अंडर द एक्ट। अब अलग अलग सेक्शंस लिखे हुए हैं, इसमें उतने सेक्शंस काम के नहीं है, हम सीधे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989 में आ जाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ SC/ST, स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज सेटअप होंगे और प्रोविजन फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स। अब सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं। एक्यूज्ड मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ SC/ST, एक्यूज्ड जो है वो SC/ST का मेंबर नहीं होना चाहिए। ऑफेंसेज इंक्लूड एम्प्लॉइंग मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर मैनुअल स्केवेंजिंग, डेडिकेटिंग SC/ST women to DT, temple etc. as Devdasi among others. It also provides for punishment of neglect of duties under the act by public servants. मतलब ये पब्लिक सर्वेंट ड्यूटीज़ अपनी सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं फॉर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ SC/ST। ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट रेज्ड कंसर्न रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न रेज किया है कि ग्राम न्यायालय सेटअप नहीं हो रहे बहुत सारे जगह, एज मैंडेटेड बाय ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। तो की फीचर्स क्या है ग्राम न्यायालय के? पर्पस क्या है? ensures that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of social, economic और other disabilities। स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008? एक्ट एग्जेम्प्ट करता है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ट्राइबल एरियाज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ट्राइबल एरियाज। फिर सीट ऑफ ग्राम न्यायालय, ये ध्यान रखना ना, ये एक्ट अलग से पूछ सकता है। कौन कौन से स्टेट? नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम और ट्राइबल एरियाज। सीट ऑफ ग्राम न्यायालय लोकेटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत, जो इंटरमीडिएट पंचायत होती है ना ब्लॉक लेवल पे, वहाँ लोकेटेड रहता है। स्टेटस क्या है? इज डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन क्या है? इट शेल बी अ मोबाइल कोर्ट एंड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन टू सेटल पेटी डिस्प्यूट्स एट द विलेज लेवल। अब डिस्प्यूट प्रोसेस की बात करते हैं। तो डिस्प्यूट्स आर टू बी सेटल्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज। ठीक है।
दीज आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट, ये रूल से बाउंड नहीं है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है, बट दे आर बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करते हैं। इट हैज़ बीन रिसेंटली रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बाउंड है ये। अपील इन क्रिमिनल केसेस लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड इन सिविल केसेस लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यदि क्रिमिनल केसेस की अपील रहेगी तो वो ग्राम न्यायालय के बाद कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, और सिविल केसेस की अपील रहेगी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। एंड इट इज़ टू बी डिस्पोज्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। कितने दिन में डिस्पोज करना है? 6 महीने में। तो आई होप ये समझ आया होगा ग्राम न्यायालय वाला टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना टेस्ट सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी में नहीं पूछा है अभी। झारखंड गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड अ कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट द सेंटर एलिजिंग डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उन्होंने कंटेम्प्ट पिटिशन लगाई है सेंटर के अगेंस्ट कि डिले हो रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? डिफाइंड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 पावर देते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कौन कौन से आर्टिकल? 129 और आर्टिकल 215। अब दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। तो विलफुल डिसोबीडियंस होता है यदि किसी भी जजमेंट का, डिक्री का, डायरेक्शन का, ऑर्डर का, रिट का, ये सब तरीके में। फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है? पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर विच स्कैंडलाइजेज और लोवर्स द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। तो दो तरीके का डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल में हमने देख लिया कि विलफुल डिसोबीडियंस की बात हो रही है। क्रिमिनल में होगा यदि पब्लिकेशन होगा किसी मैटर का जो स्कैंडलाइज कर दे रहा है या लोअर कर दे रहा है किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को। प्रिजुडाइज और इंटरफेयर्स विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, और इंटरफेयर्स विद और ऑब्स्ट्रक्ट्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यदि ये तीनों चीज़ हो रही तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मर्सी पिटिशन। प्रेसिडेंट हैज़ रिजेक्टेड द मर्सी पिटिशन ऑफ अ लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट सेंटेंस टू डेथ फॉर दिसंबर 2000 रेड फोर्ट अटैक। तो मर्सी पिटिशन रिजेक्ट कर दी है प्रेसिडेंट ने। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है प्रेसिडेंट के पावर के मर्सी पिटिशन से रिलेटेड? तो आर्टिकल 72 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट। क्या क्या? पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, 6 हैं। द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस वेयर द सेंटेंसेस, कौन कौन से 3 केसेस में? यदि सेंटेंस कोर्ट मार्शियल की है, सेंटेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स, और तीसरा सेंटेंस ऑफ डेथ। यदि 3 चीज़ों में सेंटेंस, इन चीज़ों में सेंटेंस है तो वैसे केसेस में प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट क्वैशेज आर्बिट्रल अवार्ड अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट क्वैश करता है, क्वैश किया है आर्बिट्रल अवार्ड को। अब क्यूरेटिव पिटिशन होती क्या है? द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन। कौन सी लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो जो एक पर्सन को अवेलेबल है? हुज रिव्यू पिटिशन हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो एक ऑप्शन तो है कि आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो आर्टिकल 137 के आर्टिकल के हिसाब से, बट यदि वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है या वो आप यूज़ कर चुके हो तो उसके बाद क्या होगा? लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है क्यूरेटिव पिटिशन। ये इसको शेप मिला था रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस में। किसमें? रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। क्यूरेटिव पावर है ना जो कोर्ट की, वो फ्लोज थ्रू आर्टिकल 142, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, आर्टिकल 142 के हिसाब से है। क्यूरेटिव पिटिशन इज एंटाइटल्ड इफ द पिटिशनर एस्टैब्लिशेस, ठीक है, तो यदि पिटिशनर बता देता है कि उसका वॉयलेशन हो रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का। जज फेल्ड टू डिस्क्लोज हिज कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मैटर। यदि जज का फेलियर हो गया टू डिस्क्लोज हिज कनेक्शन, फिर देयर इज एन अप्रीहेंशन ऑफ बायस एंड जजमेंट एडवर्सली अफेक्टिंग द पिटिशनर। तो उन सब केसेस में क्या होता है? ये वाला रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वाला केस अप्लाई होता है क्यूरेटिव पिटिशन का, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आर मच मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग रेप केसेस। तो जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं वो रेप केसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं देन दोज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कैसे होते हैं? टाइप, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के हैं, लॉन्च्ड इन 2019, एक्सटेंडेड अप टू 2026। फंडिंग होती है, सेंटर बियर्स इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम निर्भया फंड। एक्सपेंडिचर कहाँ से बियर करते हैं? निर्भया फंड से।
इम्प्लीमेंटेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो कौन इम्प्लीमेंटेशन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस देखती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ रेप केसेस एंड दोज कमिंग अंडर पॉक्सो एक्ट। तो रेप केसेस का और जो पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं उन केसेस का। फिर 755 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश हुए, इंक्लूडिंग 410 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स आर फंक्शनल इन 30 स्टेट्स एंड यूटीज़। अब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं वो आर लिंक्ड टू नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। ठीक है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड में लिंक होते हैं। अब ज़ीरो एफआईआर क्या होती है? ज़ीरो एफआईआर, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा नहीं है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो एफआईआर केस अगेंस्ट अ फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एलिजली मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स अगेंस्ट द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। तो अभी ज़ीरो एफआईआर फाइल हुई है। अब ज़ीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एफआईआर दैट इज़ रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। तो जहाँ ऑफेंस हुआ है उसके अलावा भी किसी एरिया में आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो, ऐसी एफआईआर को बोलते हैं ज़ीरो एफआईआर। वंस रजिस्टर्ड इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द अप्रॉक्सीमेट पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो उसके अप्रॉक्सीमेट जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। नो रेगुलर एफआईआर इज़ प्रोवाइडेड इनिशियली, नो रेगुलर एफआईआर नंबर, तो एफआईआर नंबर इनिशियली नहीं प्रोवाइड करते हैं। द रिलेवेंट पुलिस स्टेशन रजिस्टर्स अ न्यू एफआईआर फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब पहले आपने इनिशियली एक एफआईआर रजिस्टर कर दी, उसमें आपको एफआईआर नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड पुलिस स्टेशन जब आप पहुँचो, मतलब वो जब एफआईआर वहाँ जाएगी उस अप्रॉक्सीमेट पुलिस स्टेशन में, उसके बाद आपको एफआईआर नंबर मिलेगा और उसी टाइम नई एफआईआर फाइल होगी। द प्रोविजन ऑफ ज़ीरो एफआईआर इज अंडर सेक्शन 531 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति के अंदर है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी, जो 2012 में निर्भया केस के बाद बनी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेर्चर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज टू हियर पिटिशंस चैलेंजिंग मैरिटल रेप एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375 एंड सेक्शन 63 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 रेस्पेक्टिवली। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि वो पिटिशन हियर कर रही मैरिटल रेप एक्सेप्शन के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 375 और सेक्शन 63। सुप्रीम कोर्ट इन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किसमें? जोसेफ साइन और यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में बोला है कि एमआरई स्टेम्स फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेर्चर। ठीक है, मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेर्चर क्या होता है? लीगल डॉक्ट्रिन अंडर द इंग्लिश कॉमन लॉ दैट प्लेसेस अ मैरिड वुमेन अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटिंग देम एज अ सिंगल एंटिटी। तो जो इंग्लिश कॉमन लॉ है ना, वो बोलता है कि क्या होता है, जो एक लॉ फॉलो होती है लीगल डॉक्ट्रिन, जिसमें मैरिड विमेन को उसके हस्बैंड के अंदर देखा जाता है एज अ सिंगल एंटिटी, मतलब उन दोनों को एक जैसे देखा जाता है। इट सस्पेंड्स द वेरी बीइंग और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ विमेन आफ्टर मैरिज। इन थ्योरी इट सीक्स टू पास ऑन हर प्रॉपर्टी टू द हस्बैंड, रिस्ट्रिक्टिंग हर एबिलिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये समझ आया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेर्चर क्या होता है, मैरिटल रेप एक्सेप्शन के सेंस में बात हुई है। अब नेक्स्ट है, ये ना जनरली डॉक्ट्रिन से ये सब पूछते नहीं है, तो इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो वेल रिफ्यूजिंग टू कोडोन द डिले, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टू सेक्शन 3 and 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। Notion of coordination of delay encompasses discretionary power of a court to extend prescribed time limit for filing an appeal or application। तो एक prescribed time limit होता है जिसमें आपको application फाइल करना है, और ये discretionary power होता है कोर्ट का। अब इस डॉक्ट्रिन में क्या बोलते हैं? इट मीन्स दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉज देयर इंटरप्रिटेशन शुड बी इन अ वे इन विच स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ बोथ द लॉज आर मेंटेन्ड। तो क्या होना चाहिए? इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए कि इन विच स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ बोथ द लॉज आर मेंटेन्ड विच इज़ डन बाय हार्मोनाइजिंग लॉज, कि स्पिरिट और एसेंस मेंटेन होना चाहिए। इट्स ओरिजिन इज ट्रेस्ड बैक टू द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका ओरिजिन कहाँ है? शंकरी प्रसाद केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर्स और बिल्स के बारे में। तो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट पढ़ना है हमको सबसे पहले। द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज दैट वर पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 2023 हैव कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2024। तो अभी क्रिमिनल लॉज पास हुए हैं, वो इफेक्ट में आ गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में देखते हैं। ये रिप्लेस करती है इंडियन पीनल कोड 1860 को। किसको? इंडियन पीनल कोड को, ऑन क्रिमिनल ऑफेंसेज इन इंडिया। ठीक है, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को डील करती है। अब बैकग्राउंड क्या है? प्रायर टू आईपीसी 1860 पार्लियामेंट्री चार्टर्स होते थे और एक्ट्स होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशंस होते थे, हिंदू लॉ होती थी, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ। ड्राफ्ट ऑफ पीनल कोड अंडर थॉमस बेबिंगटन। फिर इफेक्ट ऑफ 1857 रिबेलियन क्या हुआ कि आईपीसी आ गया 1860 में।
फिर पोस्ट इनेक्टमेंट ऑफ आईपीसी क्या हुआ, सेवरल लॉ कमीशन रिपोर्ट्स हैव रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स टू आईपीसी, किस किस सब्जेक्ट में, ऑफेंसेज अगेंस्ट विमेन, फूड एडल्ट्रेशन और डेथ पेनाल्टी वगैरह में। तो की प्रोविजंस क्या है उसमें, फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट, अभी जो नए एक्ट है उसकी बात कर रहे हैं ना, कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स फॉर पेटी ऑफेंसेस, मतलब कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट रखा गया है। इंक्रीज्ड थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज अ मेजर, जो गैंग रेप का विक्टिम है ना वो मेजर कब क्लासीफाई होगा, पहले 16 साल था, अब 18 साल कर दिए हैं। ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है ना ये पॉइंट। ऑल्सो क्रिमिनलाइजेज सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द विमेन बाय डिसीटफुल मीन्स और मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, ये भी ध्यान रखना। तो फॉल्स प्रॉमिस करके यदि सेक्शुअल इंटरकोर्स हो रहा है उसको भी क्रिमिनलाइज किया है। इट रिमूव्स द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, सेडिशन के ऑफेंस को हटा दिया है, एंड इंस्टेड पिनलाइजेज द फॉलोइंग, तो क्या चीज़ को पिनलाइज कर रहा है, exiting or attempting to excite secession, armed rebellion or subversive activities, encouraging feelings of separatist activities, endangering the sovereignty or unity and integrity of India. If it defines organized crime as any continuing unlawful activity including kidnapping, extortion, contract killing, land grabbing और cyber crime, ये सब organized crime है, ये definition इसमें दी हुई है। मर्डर और ग्रीवियस हर्ट बाय अ ग्रुप और ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एंड पर्सनल बिलीफ, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन इन केस ऑफ मर्डर, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 7 years, अ फाइन इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो ये सब लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना की प्रोविजंस में। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट एक्ट में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये किस चीज़ को रिप्लेस किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को, सीआरपीसी को रिप्लेस किया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल। ठीक है, अब पहले बैकग्राउंड पहले सीआरपीसी का देख लेते हैं। तो फर्स्ट इनेक्टेड इन 1861 अंडर ब्रिटिश रूल एंड लेटर सब्सटीट्यूटेड बाय फ्रेश कोड सक्सेसिवली इनेक्टेड इन 1872 और 1882। तो पहले 1861 में बना था, फिर और सब्सटीट्यूट हो गया 1872, 1882। इट हैड अंडरगॉन सेवरल अमेंडमेंट्स 1898 में, 1923 में और 1955 में। सीआरपीसी 1973 की बात करें तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 41st रिपोर्ट रिकमेंडेड अ सिग्निफिकेंट रिविजन ऑफ द कोड, तो विच लेड टू, फिर मतलब लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया रिविजन के लिए, तो फिर सीआरपीसी 1973 आया। अब क्या क्या है इसमें की प्रोविजंस, डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, तो अंडर ट्रायल का डिटेंशन में फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हु हैव कंप्लीटेड, अभी जो हमने देखा था कि यदि 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको बॉन्ड पे रिलीज करना पड़ेगा। इफ़ एन एक्यूज्ड हैज़ स्पेंट मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड, मतलब जितना मैक्सिमम पीरियड है उसका हाफ यदि उसने अंडर ट्रायल के जैसे रह लिया है तो उसको भी बेल पे छोड़ना पड़ेगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा जिसका डेथ होगा उन सब पे अप्लाई नहीं होगा। एंड पर्सन्स अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन मोर देन वन ऑफेंस, यदि और एक कोई ऐसा इंसान है जिसके अगेंस्ट 2-3 केसेस में प्रोसीडिंग्स चल रही तो उस पर भी नहीं अप्लाई होगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग रेप केसेस। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी, मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ एटलीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी जिसके लिए 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है उसके लिए मैंडेटरी है। स्पेसिमेन क्या है, इट एम्पावर्स अ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन एंड वॉइस सैम्पल्स, तो ये सब देने को बोल सकते हैं मजिस्ट्रेट। फिर टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर्स क्या होगा, फॉर इंस्टेंस सबमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, गिविंग जजमेंट, इन्फॉर्मिंग विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, तो इसका टाइमलाइन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इट रिप्लेसेस इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, तो साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, विच गवर्नड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स इन ऑल सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों पे अप्लाई होता है। बैकग्राउंड क्या है, एविडेंस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1872 टू कंसोलिडेट लॉज रिलेटेड टू एविडेंस ऑन विच कोर्ट कुड कंक्लूड एंड प्रोनाउंस द जजमेंट। अब की प्रोविजंस क्या है अभी नए एक्ट के, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज जजमेंट विल हैव द सेम लार्ज लीगल इफेक्ट एज पेपर रिकॉर्ड्स, तो अभी क्या होता है, अभी तक हम पेपर रिकॉर्ड्स देते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी अब वैलिड होंगे। सेकेंड है अलाउड ओरल एविडेंस टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, तो ओरल एविडेंस आप इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हो। इट इंक्लूड स्टेटमेंट्स मेड बिफोर कोर्ट्स बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी। फिर जॉइंट ट्रायल्स, ट्रायल ऑफ मल्टीपल पर्सन वेयर एन एक्यूज्ड हैज़ absconded और हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू एन अरेस्ट वारंट विल बी ट्रीटेड एज अ जॉइंट ट्रायल। तो क्या होगा, जॉइंट ट्रायल हो सकते हैं यदि मल्टीपल पर्सन का ट्रायल होने वाला है तो। अ जॉइंट ट्रायल रिफर्स टू ट्रायल ऑफ मोर देन वन पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस।
सेम ऑफेंस के लिए यदि किसी और पर्सन का भी ट्रायल होना है तो हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था तीनों एक्ट के बारे में जो अभी अभी अमेंड हुए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड असेंट टू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। तो अभी प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया है तो एक्ट बन गया बेसिकली। तो इस एक्ट में क्या क्या है, इट एम्स टू रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा वाइल इंश्योरिंग, इसमें ना राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो आर्टिकल 21 के अंदर है ये। वाइल इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा, तो राइट टू प्रोटेक्ट डाटा भी मिलेगा। इट प्रोटेक्ट्स डिजिटल पर्सनल डाटा बाय प्रोवाइडिंग, तो ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फ्यूडिशरी बता रहा है, मतलब डाटा फ्यूडिशरी कौन हुए, कंपनीज, पर्सन्स एंड गवर्नमेंट एंटिटीज हु प्रोसेस डाटा फॉर डाटा प्रोसेसिंग, दैट इज कलेक्शन, स्टोरेज और एनी अदर ऑपरेशन ऑन पर्सनल डाटा। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल क्या होता है, दैट इज टू द पर्सन टू हुम द डाटा बिलोंग्स। फाइनेंशियल पेनाल्टीज क्या होती है, फॉर द ब्रीच ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, तो ये तीनों चीज़ दी हुई हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फ्यूडिशरी, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल एंड फाइनेंशियल पेनाल्टीज फॉर ब्रीच। अब आते हैं हम नेक्स्ट की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटाइज्ड सब्सिक्वेंटली, ठीक है, डिजिटल या नॉन डिजिटल फॉर्म में। फिर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर प्रोसेसिंग हो सकती है इफ़ इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया, मतलब प्रोसेसिंग बाहर हो सकती है पर्सनल डाटा की, लेकिन वो गुड्स और सर्विसेज यदि इंडिया में प्रोवाइड कर रहा हो तो। इट डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पस, पर्सनल डाटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डाटा प्रिंसिपल टू हुम सच पर्सनल डाटा रिलेट्स और एनी अदर पर्सन हु इज अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक सच पर्सनल डाटा पब्लिकली अवेलेबल, तो इन केसेस पे अप्लाई नहीं होता है। फिर आते हैं हम कंसेंट की बात करते हैं। पर्सनल डाटा में भी प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस, किस किस चीज़ के लिए, सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए, आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ डाटा प्रिंसिपल, और डाटा प्रिंसिपल के पास उस राइट को विड्रॉ करने का भी ऑप्शन होता है, कंसेंट होता है। कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेस इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स और सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, मतलब कुछ लेजिटिमेट चीज़ हो रही है कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है मेडिकल इमरजेंसी का, तो उस टाइम कंसेंट नहीं लगेगा। फॉर अ चाइल्ड और अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय पेरेंट और लीगल गार्जियन, तो किसी बच्चे के लिए और जिसके पास जो डिसेबिलिटी से को झेल रहा है उसको पेरेंट या लीगल गार्जियन प्रोवाइड करेगा कंसेंट। फिर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बना है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके फंक्शन क्या है, मॉनिटरिंग कंप्लाइंस, डायरेक्टिंग डाटा फ्यूडिशरी टू टेक नेसेसरी मेजर्स, हियरिंग ग्रीवेंसेज मेड बाय अफेक्टेड पर्सन। बोर्ड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर 2 years एंड एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अपील्स अगेंस्ट इट डिसीजन लाइव विद टेलीकॉम डिस्प्यूट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो इसके अपील्स है ना डाटा वाले के, ये डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अपील किसके पास जाएंगे, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल के पास, किसके पास, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल। अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डाटा प्रिंसिपल, मतलब जिसका डाटा है उसकी क्या क्या राइट्स हैं, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, सीक करेक्शन एंड इरेजर ऑफ डाटा, मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन वाला, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ और इनकेपेसिटी, मान लो उसकी डेथ हो जाती तो उस केस में कौन एक्सरसाइज करेगा, ये भी वो डाटा प्रिंसिपल बता सकता है। डाटा प्रिंसिपल मस्ट नॉट रजिस्टर अ फॉल्स और फ्रिवलस कंप्लेन एंड फर्निश एनी फॉल्स पर्टिकुलर्स। वॉल्यूशन ऑफ ड्यूटीज शैल बी पनिशेबल विद अ पेनाल्टी ऑफ अप टू 10,000। अब ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फ्यूडिशरी क्या होता है, जो फ्यूडिशरी मतलब जो प्रोसेस कर रहा है, एंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, बिल्ड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, इन्फॉर्म डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एंड एन अफेक्टेड पर्सन इन केस ऑफ ब्रीच, और इरेज पर्सनल डाटा जब जितने जल्दी वो पर्पस खत्म हो जाए। सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशरी, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी डाटा फ्यूडिशरी या सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशरी बेस्ड ऑन फैक्टर्स, कौन कौन से, वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड, रिस्क टू द राइट्स ऑफ डाटा प्रिंसिपल, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, रिस्क टू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और पब्लिक ऑर्डर, इन सब केसेस में, ठीक है। फिर SDF विल हैव सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग अपॉइंटिंग अ डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एन इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर एंड अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सब केसेस में भी पावर होते हैं, ठीक है। फिर एक्सेप्शंस क्या क्या है, राइट्स ऑफ डाटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फ्यूडिशरी एक्सेप्ट द डाटा सिक्योरिटी विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफाइड केसेस, किस किस केस में राइट अप्लाई नहीं होगा, फॉर नोटिफाइड एजेंसी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी सोवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर, रिसर्च आर्चीविंग और स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए,
for startup or other notified categories of data fiduciary, to enforce legal rights and claims, prevention and investigation of offences, to perform judicial and regulatory functions, and to process in India personal data of non-residents under Foreigners Act. सेंट्रल गवर्नमेंट और भी एक्टिविटीज़ को एग्जेम्प्ट कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. अब प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रन, तो उसके लिए क्या होगा, डाटा फिड्यूशरी मस्ट नॉट अंडरटेक प्रोसेसिंग दैट इज लाइकली टू कॉल डेट्रीमेंटल इफेक्ट और वेलबींग और इफेक्ट ऑन वेलबींग ऑफ चाइल्ड. तो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जो उसके लिए नेगेटिव हो. ट्रैकिंग एंड बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट, तो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट भी नहीं करना है. अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर में क्या है, अलाउज ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब पर्सनल डाटा को बाहर भेज सकते हैं एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज. पेनाल्टीज़ क्या है, एक्ट स्पेसिफाइज पेनाल्टीज़ फॉर वेरियस ऑफेंसेस, अलग अलग टाइप की पेनाल्टी है अलग अलग ब्रीच में. ठीक है, तो ये था हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. तो आई होप ये समझ आया होगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखते जाइएगा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल्स 2024. तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.